नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग शासकीय महाविद्यालय में जो अतिथि व्याख्याता की भर्ती होती है उस संबंध में जो नया दिशा निर्देश कल दिनांक 23 जुलाई 2025 को हायर एजुकेशन की तरफ से आया है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इस सत्र अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती किस प्रकार से होगी। उन्होंने स्पष्ट आदेश जारी किया है कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा। ये दिनांक 23 जुलाई 2025 का पत्र है और ये छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह पत्र लिखा गया है आयुक्त के द्वारा। उनका कहना है कि जो विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था बाबत, मतलब अब शासकीय महाविद्यालय में जो रिक्त पद हैं उस पर अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती की जाएगी। और संदर्भ दिया है छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 23 जुलाई 2025 का। इसमें कहा गया है, इस पत्र में उक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभागीय ज्ञापन क्रमांक F3-54 की स्थापना 2020-38 एक दिनांक 20/6/2024, मतलब ये पिछले साल का, द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी किए गए हैं। ये अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी किया गया था पिछले साल। अतिथि व्याख्याताओं के लिए एक नया नीति बनाया गया था, उनको बताया है इन्होंने। संदर्भित पत्र के माध्यम से शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ाधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में दी गई मापदंडों के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की सहमति प्रदान की गई है। कृपया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में दिए गए निर्देश के अनुरूप शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सूचित करें। ये है भाई पत्र भी, मतलब सीधा सीधा इस पत्र का मतलब है कि जो अतिथि व्याख्याता नीति 2024 है इसी के अनुरूप इस वर्ष भी भर्ती की जाएगी। तो ये नीति पिछले वर्ष 2024 में जारी की गई थी और इसी नीति के तहत ही इस बार भी जारी किए जाएंगे जो अतिथि व्याख्याता की भर्ती के संबंध में। अब यहाँ पर कुछ बातें आती हैं जो अतिथि व्याख्याता नीति के संबंध में हैं। जैसे अतिथि व्याख्याता नीति को हम देखें तो उस नीति में एक बात ये कही गई है कि अतिथि व्याख्याता नीति में कि उसमें जो अतिथि व्याख्या नीति में यह कहा गया है कि जो आपका नेट एग्ज़ाम है या सेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, नेट एग्ज़ाम सेट एग्ज़ाम जो क्वालिफाइड हैं या पीएचडी हैं या एमफिल धारी हैं, ये है आपका अतिथि व्याख्याता नीति 2024। इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर अतिथि व्याख्याता नीति 2024, इस पर बात करेंगे। इसमें जैसे नीति में पहले लिखा गया था कि जो नेट सेट पीएचडी या एमफिल धारी हैं उनको आप दोबारा अवसर देंगे, उनके जगह में विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। इस नीति को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। और जो फ्रेशर हैं जिनके पास ये चारों डिग्री नहीं हैं और फ्रेशर हैं, प्लेन पीजी वाले हैं, उनके लिए नए सत्र में हर बार नया वैकेंसी जारी किया जाएगा, ये नीति में है। उसी के अनुरूप इस बार भी जो नेट सेट पीएचडी या एमफिल वाले हैं जो पिछले साल कार्यरत थे उनको प्राचार्य के द्वारा, संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और जो प्लेन पीजी वाले हैं जिनके पास ये चारों डिग्रियां नहीं हैं अतिरिक्त, तो वो उनके लिए नया वैकेंसी जारी किया जाएगा। ये नीति आपका देखते हैं, इस नीति में दिया गया है अतिथि व्याख्याता नीति में। इसके नियम पर हम जाएंगे, ये देखिए इसके हम विज्ञापन वगैरह की प्रक्रिया तो है ही, इसको आप सब जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसमें मेरिट अंक का निर्धारण जो किया जाता है उसके आधार पर है। ये देखिए मेरिट अंकों का निर्धारण कैसे करेंगे
अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। ये है आपका महाविद्यालय के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए, सबके लिए अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं महाविद्यालय हेतु यहाँ पर कुल अंक दिया है 140 अंक, 6.1 से 6.4 के अनुसार 140 अंक होंगे, 1 से लेकर ये 4 तक का। देखिए इसमें पीएचडी, नेट, सेट, एमफिल के लिए अधिकतम दिया गया है आपका 50 अंक, जिसमें पीएचडी के लिए 30 अंक है, नेट या सेट के लिए 20 अंक है, एमफिल के लिए 15 अंक है। तो ये तीनों यदि जिनके पास है तो उनको अधिकतम 50 अंक मिलेगा, भले ही वो तीनों है उनके पास। ऐसे जोड़ने में तो तीनों को जोड़ेंगे तो आप 65 आता है, लेकिन 65 उनको नहीं मिलेगा, अधिकतम मिलेगा उनको 50 अंक। दूसरा है स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 50 अंक, जो पीजी में जो उनका अंक है 55 के लिए 5 अंक मिलेगा, उसके बाद 56 से 100 प्रत्येक के लिए 1% की दर से आपको 1 अंक दिया जाएगा। सीधा है शोध पत्र के प्रकाशन हेतु अधिकतम अंक 10, यदि पीएचडी एमफिल में प्रकाशित शोध पत्रों को छोड़कर उस अवधि में पीएचडी या एमफिल जिस समय कर रहे थे उस समय उन्होंने जो शोध पत्र प्रकाशित किया था उसको छोड़ करके यूजीसी केयर जर्नल से प्रकाशित प्रत्येक शोध पर 2 अंक प्राप्त होगा कैंडिडेट को। अनुभव के लिए 30 अंक है, अधिकतम 30 अंक। शासकीय महाविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक। मतलब यदि 5 महीना यदि कोई अतिथि व्याख्याता कार्य किया है किसी संस्था में, शासकीय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में, तो उनको 5 अंक दिया जाएगा एक सत्र के लिए। तो ये अधिकतम 30 अंक को प्राप्त करेगा। इसके बाद नीचे में दिया गया है अतिथि व्याख्याता ग्रंथपाल क्रीड़ा वरीयता सूची का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा। देखिए अब प्राथमिक किसको लेंगे प्राथमिकता में, सबसे पहले संबंधित विषय में पीएचडी, मतलब प्राथमिकता क्रम हम इसी को बनाएंगे, पीएचडी वाले को पहले, उसके बाद दूसरा है नेट या सेट वाले को लेना है, और तीसरा लेना है संबंधित विषय में एमफिल धारक। ये इस क्रम से ही प्राथमिकता आपको देना है। उसके बाद अतिथि शिक्षण सहायक, ग्रंथपाल सहायक और क्रीड़ा सहायक, इसके लिए कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर, पीजी स्तर पर 55% अंक होना चाहिए, परंतु एससी, एसटी और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 50% होना चाहिए। ये अब यहाँ पर कुछ नियम है स्पष्ट इसको दिया गया है, तो इसको जो हमको अभी ज़रूरत है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना। सेवा समाप्ति, ये सेवा समाप्ति का है दिया गया है कि शिक्षा सत्र के दौरान किसी विषय के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति या स्थानांतरण से प्रतिस्थापना की स्थिति में उक्त विषय के अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी। मान लो कोई रेगुलर आ गए तो अतिथि व्याख्याता की सेवा समाप्त मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में श्रेणी 1, 2 और 3 के अतिथि व्याख्याता विस्थापित श्रेणी में माने जाएंगे। विस्थापन का भी नियम दिया गया है, नीचे में हम देखेंगे। यदि प्राध्यापक और सह प्राध्यापक या सह प्राध्यापक के एक ही विषय के विरुद्ध एक से अधिक अतिथि व्याख्याता कार्यरत हैं और भविष्य में नियमित नियुक्ति या स्थानांतरण से एक पद भरे जाने की स्थिति में उस विषय में मेरिट लिस्ट में कनिष्ठ अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। मतलब इसमें जूनियर लोग जो जाएंगे वो निरस्त माना जाएगा, जूनियर सीनियर ही वहाँ पर रहेंगे। यदि मेरिट लिस्ट में 2 या 2 से अधिक कनिष्ठ अतिथि व्याख्याताओं को समान अंक प्राप्त हैं तो जो आयु में कनिष्ठ है, छोटा है, वो अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। ये ट्रांसफ़र केस है, मान लीजिए अभी की ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें कहीं प्रभावित हो रहे होंगे अतिथि व्याख्याता, तो उनमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि 2 लोग कार्यरत हैं वहाँ अतिथि व्याख्याता के रूप में एक ही विषय में, और उस विषय का सहायक प्राध्यापक वहाँ ट्रांसफर्स में आ गया है, तो वहाँ पर जो जूनियर होगा वो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है। यदि दोनों का अंक समान है ना, तो कनिष्ठ व्यक्तियों के समान अंक प्राप्त हैं तो आयु में कनिष्ठतम जो कम आयु का है उसको निकाला जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश है। इसके बाद देखते हैं इनके विरुद्ध यदि प्राप्त शिकायत जांच में सही पाए जाने पर इनको 7 दिवस का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा एवं उत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा इनकी व्यवस्था समाप्त करने की सूचना जारी की जाएगी। उसके बाद है जिन विषयों के अतिथि के मूल्यांकन निरंतर 3 बार संतोषजनक नहीं पाया जाएगा उन्हें आगामी सत्र में पुनः आमंत्रित न किया जाकर विज्ञापन के आधार पर संबंधित विषय में अतिथि व्यवस्था की जाएगी। ये प्राचार्य इनका मूल्यांकन करेंगे। एक मूल्यांकन का प्रपत्र दिया है, परिशिष्ट 5 में है, उसको देखेंगे। वो मूल्यांकन के आधार पर वो अतिथि व्याख्याताओं को सेवा समाप्त कर सकता है।
इनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो किसी भी समय इसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। इस नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद दिया है, आवेदक यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः निरस्त मानी जाएगी। मान लीजिए किसी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं अभी कि आपको अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है, यदि जितना दिन उनको समय दिया जाएगा उस समय अवधि में यदि उपस्थित नहीं हुए कार्यभार ग्रहण करने के लिए तो उनकी सेवा निरस्त मानी जाएगी। उसके बाद है, अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा बिना सूचना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी। मतलब अपने आप वो बिना सूचना के 15 दिन एब्सेंट है तो अपने आप उसकी जो है नियुक्ति है निरस्त मानी जाएगी। इस आशय की लिखित सूचना प्राचार्य द्वारा संबंधित को जारी की जाएगी। सूचना देकर अवकाश में रहने की स्थिति में प्रकरण का निराकरण प्राचार्य के विवेक के अधीन होगा। विस्थापन की व्यवस्था, इसको देखते हैं। विस्थापन की बात आई है। किसी संस्थान में नियमित नियुक्ति या स्थानांतरण से पदस्थापना होने के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत श्रेणी 1, 2 और 3 के अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल एवं अतिथि किरणाधिकारी को विस्थापित की श्रेणी में माना जाएगा। विस्थापित को अपने पूर्व संस्थान से विस्थापन एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने और अनुभव संबंधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र परिशिष्ट 3 कार्य संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी किया जाएगा। ये प्राचार्य का काम है। नियमित नियुक्ति स्थानांतरण से प्रभावित होने पर श्रेणी 1, 2, 3 के विस्थापित अभ्यर्थी उसी जिले के अन्य संस्थान में एवं उस जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उसी संभाग के अन्य जिले में एवं संभाग में रिक्त नहीं होने की स्थिति में राज्य के अन्य जिले में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कहीं पद रिक्त है तो प्रत्येक शिक्षा सत्र में 1 जून की स्थिति में महाविद्यालय वार एवं विषयवार रिक्तियों की जानकारी प्रत्येक महाविद्यालय, अग्रणी महाविद्यालय एवं विभाग अपने अपने वेबसाइट पर उसको डालेंगे। विस्थापित अतिथि व्याख्याता निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन पूर्ण संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी विस्थापन प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अधिकतम 3 महाविद्यालयों में 15 जून तक प्रस्तुत कर सकेंगे। याद रखेंगे वो ये अधिकतम 3 महाविद्यालय में ही आवेदन कर सकते हैं। विस्थापन की यदि कंडीशन आता है तो केवल 3 जगह वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सत्र के मध्य में भी किसी विस्थापित व्याख्याता द्वारा किसी भी महाविद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना विज्ञापन जारी किए विस्थापित व्याख्याता की सेवाएं ली जा सकेगी। यदि कोई अतिथि व्याख्याता प्रभावित होता है विस्थापन में तो वो किसी भी संस्था में जहां खाली है वहां जाके यदि प्राचार्य से मिलता है तो उनके लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, उनको ले लिया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश है। प्रत्येक महाविद्यालय में जिन रिक्त पदों के विरुद्ध के लिए विस्थापित श्रेणी के आवेदन से आवेदन प्राप्त होंगे उन पदों पर अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट लिखा है। यदि एक ही विस्थापित का आवेदन प्राप्त होता है तो उसे इस व्यवस्था के अंतर्गत लिया जाएगा, किंतु एक से अधिक विस्थापितों के आवेदन की स्थिति में उनकी परस्पर वरीयता अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त विस्थापितों को इस व्यवस्था अंतर्गत लिया जाएगा। परस्पर वरीयता का निर्धारण कंडिका 6 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। कंडिका 6 में जो दिया गया है कि नेट, सेट, पीएचडी टोटल अंक देखा जाएगा, उसके आधार पर लिया जाएगा। श्रेणी 1, 2, 3 के अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल, अतिथि किरणाधिकारी के लिए नियमित स्थापना होने तक एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी शैक्षणिक सत्र में विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा एवं उसी संस्थान में अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। ये देखिए, यदि पाया जाता है संतोषजनक है तो अभी की स्थिति में अब उनके लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, जो कि ये 1, 2, 3 के अतिथि व्याख्याता रहेंगे उनके लिए। जिन संस्थानों में अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल, क्रीड़ा सहायक की सेवाएं ली जाती हैं उन संस्थाओं में प्रत्येक नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन किया जाएगा। याद रखेंगे, शिक्षण सहायक है, ग्रंथपाल है, क्रीड़ा सहायक है, इनके लिए क्या करेंगे आप नया जारी प्रत्येक नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी होगा, इनके लिए विज्ञापन जारी करना ही होगा। अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी की उपलब्धता होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक, ग्रंथपाल या क्रीड़ा सहायक के स्थान पर रखा जा सकेगा। अन्यथा पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षण सहायक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा सहायक की सेवाएं यथावत ली जाएंगी। देखिए, एक चीज़ और स्पष्ट है इसमें, इसको भी समझिए आप। जिन संस्थाओं में अतिथि शिक्षण सहायक, ग्रंथपाल सहायक, क्रीड़ा सहायक की सेवाएं ली जाती है उन संस्थाओं में प्रत्येक नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी होगा। एक बात हो गई है। इसी में जोड़ा गया है, अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षण सहायक, ग्रंथपाल सहायक, गृह सहायक के स्थान पर रखा जा सकेगा। अन्यथा पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षण सहायक को ही ली जाएगी। मतलब इसके विरुद्ध में यदि कोई आए आवेदन वगैरह आता है ना, जिनके पास नेट, सेट, पीएचडी की डिग्री है तभी लेंगे, नहीं तो जो यदि प्लेन ही लेना है, प्लेन पीजी वाले है आवेदन करते हैं तो जो पूर्व में कार्यरत हैं प्लेन पीजी वाले उनको ही लेना है। ये इनका कहना है, ये स्पष्ट निर्देश है।
अधिसूचित क्षेत्र की जिन शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि में 55 या 50% न्यूनतम अंक को शिथिल करते हुए अतिथि शिक्षण के लिए सहायक की व्यवस्था की गई है। इनमें भी नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी किया जाकर कंडिका चयन सब रहता सूची बनाकर व्यवस्था की जाएगी। ये है आपका मानदेय वगैरह की व्यवस्था है। अतिथि व्याख्याता और अतिथि शिक्षण के लिए अलग अलग है। 40 से 45 मिनट के व्याख्यान के लिए 400 रुपया है और अतिथि शिक्षण के लिए 300 है। और कालखंडों में दिया गया है अधिकतम 41,600 रुपये प्रति माह मिलेगा और अतिथि शिक्षण को अधिकतम 30,000 रुपया। और 1 घंटा के कालखंड के लिए 500 रुपया है अतिथि व्याख्याता के लिए, जबकि अतिथि शिक्षण के लिए सहायक के लिए 350 है और ये अधिकतम 50,000 रुपया प्रति माह आपको मिलेगा और इसमें 35,000 रुपये मिलेगा अतिथि शिक्षण सहायक को। और इसी प्रकार अतिथि ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी के लिए अधिकतम 40,000 रुपया है और इनके लिए आप अधिकतम 30,000 रुपया है अतिथि शिक्षण के लिए, ग्रंथपाल और क्रीड़ा सहायक के लिए। उसके बाद अन्य नियम और हैं कि प्रायोगिक कक्षा की गणना करते समय 3 प्रायोगिक कक्षाओं को 2 पीरियड माना जाएगा, सैद्धांतिक थ्योरी का बराबर माना जाएगा, है ना। और 7 घंटा इनके लिए कार्य करना अनिवार्य है। ये सब हो गया। उसके बाद आपको भुगतान का हो गया ये एक चीज़ और, भुगतान में अतिरिक्त कार्य यदि किसी अतिथि व्याख्याता से लेते हैं हम तो उनको प्रति कार्य दिवस 400 रुपया और 1 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवस ले सकते हैं, जो कि 8,000 रुपये राशि उनको देय होगा। किंतु किसी भी स्थिति में अध्यापन कालखंड हेतु मानदेय और अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय को मिलाकर 50,000 से अधिक राशि का भुगतान मंथली उनको नहीं किया जा सकेगा। 50,000 तक आप कर सकते हैं। अतिरिक्त कार्यों के लिए मानदेय प्रति माह दिए जाने वाले अध्यापन कालखंड के अधिकतम मानदेय के अतिरिक्त देय होगा। ये है, स्पष्ट है। ये अवकाश है, अवकाश के संबंध में नियम कानून दिया गया है। पीएचडी कोर्स, शोध वर्ग आवेदन हेतु अधिकतम 80 दिवस का अवैतनिक पीएचडी अवकाश स्वीकृत किया जाएगा इनके लिए। मातृत्व अवकाश के लिए भी प्रावधान है। और इसके बाद और कुछ व्यवस्था देखते हैं इसमें, जो ये हो गया। विश्वविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन में भी उनको आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन संबंधी परीक्षा में सहयोग लिया जा सकेगा उनका, ये स्पष्ट निर्देश इसमें भी दिया गया है। न्यायालयीन प्रकरण के में यदि मान लो कोई न्यायालयीन प्रकरण है तो ये स्पेशल केस होगा, तो माननीय उच्च न्यायालय का जो स्थगन आदेश है वो सब के आधार पर वो कार्य करेंगे प्राचार्य। अतिथि व्याख्याता के हेतु अन्य निर्देश। अब इसमें निर्देश ये दिया गया है कि इस नीति के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और लोक सेवक की विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक ये नहीं माने जाएंगे और इनको अधिकतम 11 महीना के लिए रखा जाएगा। ये दिया है स्पष्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सेमेस्टर पद्धति लागू होने के उपरांत प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत दिए जाने वाले अवकाश अवधि के अनुरूप वर्ष में 1 बार के स्थान पर 2 बार ब्रेक दिए जाने के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किया जाएगा। इस संबंध में अलग से निर्देश आता है। संस्था प्रमुख का दायित्व होगा कि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक से दैनिक उपस्थिति विवरण संधारित करें एवं तदनुसार मानदेय का मासिक वेतन तैयार कर प्रतिमाह भुगतान सुनिश्चित करें। ये एक केस है स्पेशल 14.4 पॉइंट। अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 5 में संधारित किया जाएगा। ये हर साल प्राचार्य का काम है, ये करेंगे। मूल्यांकन परिणाम असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में संबंधित को संसूचित करते हुए आगामी शिक्षा सत्र में कार्य में सुधार लाने हेतु चेतावनी जारी की जाएगी। उनको तो रखना तो है ही, यदि किसी का कार्य संतोषजनक नहीं है तो उनको चेतावनी देकर इस बार नेक्स्ट सेशन में आप अच्छे कार्य करने के लिए चेतावनी जारी करके उनको आमंत्रित किया जाएगा। एक साथ 2 संस्थान में अध्यापन कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते वो, और अनुशासन में रहेंगे सभी। जो संस्था प्रमुख के निर्देश का पालन करना होगा, ये उनके लिए है। इस नीति को लागू करने की दृष्टि से भविष्य में नए परिशिष्ट को जोड़ना, पुराने परिशिष्ट में संशोधन या समाप्त करना या वर्तमान प्रस्तावित ऑफलाइन प्रणाली को ऑनलाइन प्रणाली में परिवर्तित करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार आयुक्त उस शिक्षक को होगा। मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन करता है तो आयुक्त कर सकता है। इस नीति के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी स्तर पर भ्रम या विवाद की स्थिति में निर्देश की व्याख्या का प्रथम अधिकार आयुक्त को होगा। उसके बाद उस शिक्षा सचिव को होगा, है ना। उसके बाद निर्णय, इस नीति के अंतर्गत यदि कोई बिंदु शामिल नहीं हो सके हैं तो भविष्य में इन्हें शामिल करने हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा। ये है निर्देश। ये आपका संक्षिप्त विज्ञापन का प्रारूप दिया गया है। इस प्रकार से विज्ञापन जारी किया जाएगा, दिया गया है। और ये है अतिथि व्याख्यान हेतु विस्तृत विज्ञापन इस प्रकार है। वो संक्षिप्त था, ये विस्तृत है। ये इस प्रकार से जारी किया जाएगा, उनको पूरा डिटेल लिखा रहेगा।
और ये शपथ पत्र उनको देना पड़ेगा। यदि चयन हो जाता है तो ये शपथ पत्र लाएंगे अतिथि व्याख्याता, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद ये परिशिष्ट 5, इसकी बात कर रहा है विभाग, प्राचार्य का ये प्रपत्र है, अतिथि व्याख्याता अंतर्गत मूल्यांकन प्रपत्र। इसको ध्यान से देखिए। अतिथि व्याख्याता का पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, विषय, मूल्यांकन अवधि, सेशन है ये, जिस सेशन का मूल्यांकन हो रहा है और कब से कब तक है। इसमें कक्षा का स्तर, विद्यार्थियों की कुल संख्या, कार्य अवधि मिली है, व्याख्यान की संख्या, इतना कॉलम है यूजी स्तर पर और पीजी स्तर पर, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर। इसको भर के देंगे कि यानी इस कॉलम को पूरा। तो इस गत वर्ष का परीक्षा परिणाम भी वो देंगे, जैसे इस बार हम ले रहे हैं किसी को, तो इस साल का परीक्षा परिणाम उनको ये सब भर के वो देंगे। इसको हर प्राचार्य उनसे लेगा, है ना। वर्ष में अन्य अकादमिक कार्य कुछ किए हैं तो वो, ये अतिथि व्याख्याता ये सब पूरा जानकारी भर के अभी देंगे जब ज्वाइनिंग के समय वो आएंगे। तो अब इसके बाद है सहकर्मियों के साथ उनके, ये प्राचार्य का ये रहेगा, टिप रहेगा इसमें। सहकर्मियों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक का परिणाम क्या था, और सत्र अवधि में किए गए कार्य के मूल्यांकन के लिए 100 अंक में से कितना अंक पाता है, उसका ब्यौरा भी दिया है। अध्यापन में टोटल 30 अंक है, याद रखेंगे। विद्यार्थियों को फीडबैक के आधार पर 20 अंक है और प्राचार्य का 10 अंक है, टोटल 30 अंक। परीक्षा परिणाम में 30 अंक है। 75% से अधिक यदि परीक्षा परिणाम है तो 20 अंक मिलेगा। 55 से 75% के बीच है तो 15 अंक मिलेंगे। 35% से 55 अंक का है तो 10 अंक मिलेंगे। और 33 से कम परसेंट यदि परीक्षा परिणाम आता है पढ़ाए हुए क्लास का तो 0 होगा उस विषय से संबंधित। उपस्थिति के लिए 10 अंक है, मतलब यदि गेस्ट लेक्चरर 75% से अधिक उपस्थित है तो 10 अंक, और 50 से 75% उपस्थित है तो 5 अंक, और बाकी के लिए 0 है। और शिक्षा पढ़ाई लिखाई के सिवाय अन्य कोई कार्य में रुचि और तत्परता के लिए 10 अंक ये प्राचार्य देंगे उनको। और प्राचार्य द्वारा कार्य, व्यवहार, सहयोग के आधार पर प्रदत्त अंक 20 अंक है। तो ये टोटल प्राप्तांक इसमें से जुड़ेगा। अब इसका निष्कर्ष कैसे निकालेगा प्रिंसिपल सर, तो ये है 80 से ज़्यादा प्रतिशत के लिए मूल्यांकन टिप उत्कृष्ट रहेगा, और 60 से ज़्यादा 80 से कम है तो इसके लिए बहुत अच्छा लिखेंगे प्राचार्य। 45 से ज़्यादा और 60 से कम है तो अच्छा लिखेंगे, और 45 या 45 से कम है तो साधारण रहेगा। प्राचार्य के मूल्यांकन के लिए 45 से अधिक प्राप्तांक पर संतोषजनक, अन्यथा असंतोषजनक वो लिखेंगे। तो यह 45 से अधिक अंक प्राप्त होगा तभी हम उनको लेंगे, और यदि असंतोषजनक पाया गया तो फिर उसके लिए वो प्राचार्य उनको एक सूचना जारी कर सकता है कि इस सेशन में आपका कार्य में सुधार लाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये प्रपत्र भी सभी प्राचार्य को लेना है अतिथि व्याख्याताओं से, और इसके आधार पर उनका मूल्यांकन प्रपत्र हर साल का बनेगा। तो ये इस प्रकार से अतिथि व्याख्याता नीति के बारे में हमने देखा कि उसका नियम किस प्रकार से है। तो अभी कल ही तो ये पत्र जारी हुआ है, आज छुट्टी का दिन है, तो निश्चित रूप से कल से इस पर सभी जो शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य हैं इस पत्र के आधार पर अपने कार्यवाही निश्चित रूप से प्रारंभ करेंगे, और जो अतिथि व्याख्याता हैं उनको आमंत्रित करेंगे। जहां ज़रूरत होगी वहां पर इसके लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जो भी गेस्ट लेक्चरर अभी बनने के लिए, अभी जैसे अभी नेट सेट और नेट का सबका रिजल्ट आ गया है, जो अभी नए क्वालिफाई हुए हैं वो भी अपना आवेदन दे सकते हैं। जहाँ जहाँ पर अतिथि शिक्षण सहायक के विरुद्ध आवेदन निकलेगा जिस महाविद्यालय में, वहाँ वो आवेदन कर सकते हैं और अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो आप सबको का दायित्व है कि छत्तीसगढ़ के समस्त महाविद्यालयों की वेबसाइट को आप देखते रहें, क्योंकि वेबसाइट पर जानकारी अपलोड होगा विज्ञापन का। तो उसके आधार पर आप अपना पूरा बायोडाटा तैयार रखिए और अतिथि व्याख्याता बनने के लिए अपना आवेदन भेजिए। और निश्चित रूप से ये क्लास अब प्रारंभ होंगे, क्योंकि आज ही पेपर में जैसे दिया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे ही महाविद्यालय संचालित हो रहा है। तो कल से निश्चित रूप से सभी महाविद्यालयों में जो अतिथि व्याख्याता है अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं 1-2 दिन में। उसके बाद पढ़ाई निरंतर प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन एक जो विषय की में कमी रह गई थी अतिथि व्याख्याताओं के बिना, वो क्लास भी अब रेगुलर सुचारू रूप से चलने लगेंगे। तो ये अतिथि व्याख्याता नियम नीति के संबंध में, भर्ती नीति के संबंध में थोड़ी सी जानकारी थी, जो कि अभी नई भर्ती होनी है और नया सेशन अभी शुरू हो गया है इसके लिए। तो इस संबंध में थोड़ा सा जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है, जो कि विभाग का दिशा निर्देश है उसी को मैंने बताया है।
और ये जो मेरा चैनल है पूरा एजुकेशनल चैनल है। बहुत से मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।